स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे लेटेंट हीट के बारे में, तो उसी टॉपिक को आज हम फिर से डिटेल स्टडी करेंगे। तो लेटेंट हीट समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी किया था, उस एक्टिविटी को एक बार फिर से देखते हैं। एक बीकर था जिसमें हमने आइस को छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में लिया था और आइस का टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस। उसमें एक थर्मोमीटर लगा रखा हमने जिससे कि हम आइस का टेम्परेचर मेजर कर सकें। नीचे हमने बर्नर्स को आइस जिस बीकर में आइस है उस बीकर को हम हीट कर रहे हैं। तो जब इसको हम हीट करेंगे तो जैसे जैसे इस आइस को हीट सप्लाई होगा तो आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो थर्मामीटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अभी टेम्परेचर -10 है, टेम्परेचर होगा -9, फिर और हीट करेंगे -8, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, -2 जाएगा, -1 जाएगा और 0 जाएगा। लेकिन 0 जैसे टेम्परेचर होगा उसके बाद हम हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। हीट तो अभी भी कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज उस टाइम पे जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो हीट यूज द्वारा पार्टिकल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस को ब्रेक करने में। जब वो सारे के सारे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएंगे तो आइस का फिजिकल स्टेट सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड, और जैसे आइस का फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड होगा उसके बाद भी हम हीट करेंगे तो फिर से टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हुआ क्या कि हमने जब -10 डिग्री सेल्सियस के आइस को हीट किया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होकर जैसे 0 हुआ उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना रुक गया। अभी भी हम लगातार हीट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। तो फिर वो हीट गया कहाँ? फिर वो हीट गया आइस का फिजिकल स्टेट चेंज करने में, या फिर आइस के पार्टिकल्स में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे उनको ब्रेक करने में। और जब वो सारे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएंगे तो उसका फिजिकल स्टेट हो जाएगा लिक्विड। तो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड, और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड कन्वर्ट होगा आइस उसके बाद हम हीट करेंगे फिर से टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक, अब जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस था उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट किया, उस टाइम ड्यूरेशन में भी तो हमने हीट किया, उस हीट से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो हीट गया कहाँ पर? वो हीट गया पार्टिकल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करने में या फिर फिजिकल स्टेट ब्रेक करने में, और इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है? किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होता है उसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को लेटेंट हीट प्रोवाइड करें तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आइस के केस में हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमें हीट रिक्वायर्ड थी या जो भी हमने हीट सप्लाई की उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो लेटेंट हीट क्या होगा? किसी भी सब्सटेंस का विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर फिजिकल स्टेट चेंज करने में जो भी हीट रिक्वायर्ड है उसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट। तो ये पूरा एक्टिविटी हम लास्ट का डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम सीधा डिस्कस करेंगे इसका डेफिनेशन। ठीक, अब देखते हैं डेफिनेशन लेटेंट हीट होता क्या है। ठीक, तो द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द physical state of a substance without changing its temperature is called latent heat। ठीक, तो latent heat क्या है? वो हीट जो किसी भी सब्सटेंस को सप्लाई किया जाता है उसका फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। ठीक, अब हीट जब उसको हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो हीट गया कहाँ? तो हीट गया इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने। यही स्टेटमेंट लिखा हुआ, द लेटेंट हीट व्हिच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग मींस ब्रेक करना, ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक, तो जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को लेटेंट हीट सप्लाई करते हैं तो सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज होता है और उसी टाइम पे इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस भी क्या होते हैं। अब लेटेंट हीट 2 टाइप का होता है, पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन कब है?
जब सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा हो उस टाइम पे जो हीट सप्लाई कर रहे हैं उसे बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जांपल आइस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, तो उस टाइम जो भी हीट सप्लाई करेंगे उसे बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, जब लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रहा है। तो एक और एग्जांपल समझते हैं, सेम एक्टिविटी ध्यान रखना जो अभी हमने किया था। वहां पर हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया 20 डिग्री सेल्सियस। वाटर को हीट करेंगे, टेम्परेचर लगातार इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा नहीं कर रहा कैसे पता चलेगा, थर्मामीटर से पता चलेगा। लगातार टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज होगा, कब तक इंक्रीज होगा, 98 तक जाएगा, 99 जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन जैसे 100 होगा उसके बाद हम लगातार हीट भी कर रहे हैं तब भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो उस टाइम हीट कहाँ जाएगा, सारा हीट यूज हो जाएगा लिक्विड वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे जो भी हीट सप्लाई करेंगे उसे बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दो तरीके का होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन कब होगा, जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो। वेपराइजेशन कब होगा, जब लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो। इसको आप नोट कर लीजिए, इन दोनों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। लेकिन ध्यान रखना सॉलिड कहाँ पर होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट पर होना चाहिए, टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि कोई सा भी सॉलिड है और अपने मेल्टिंग पॉइंट पर है और सॉलिड का अमाउंट है 1 kg। तो 1 kg उस सॉलिड को हमें कन्वर्ट करना 1 kg लिक्विड में। तो जो भी हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उससे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक चीज और ध्यान रखना है कि सब्सटेंस अभी भी मेल्टिंग पॉइंट पर ही रहना चाहिए, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इसको आइस वाले एग्जांपल से देख लेते हैं जरा। सपोज करो क्या है, एक बीकर है उसमें 1 kg आइस और इसको कन्वर्ट करना है 1 kg वाटर में। ध्यान रखना इस आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, इस वाटर का टेम्परेचर भी क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इस 1 kg आइस को 1 kg वाटर और टेम्परेचर दोनों के सेम रखने हैं, कन्वर्ट करने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उससे बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये आइस का बेटा प्रैक्टिकली चेक किया गया। तो आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 3.34 into 10⁵ जूल्स पर kg। इसका मतलब क्या है कि 1 kg आइस को 1 kg वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 3.34 into 10⁵ जूल्स एनर्जी हमें सप्लाई करनी। ठीक, एक प्रॉब्लम बहुत बार पूछा जाता है, विच इज मोर इफेक्टिव फॉर कूलिंग 0 डिग्री सेल्सियस आइस और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं या एक एक्टिविटी से देखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अपने पास कोई एक बीकर है, उसमें वाटर प्रेजेंट है 40 डिग्री सेल्सियस पर। एक बीकर है जिसमें वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस। अब इस वाटर को हमें कूल करना, ठंडा करना है। अब ठंडा करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक और बीकर है जिसमें वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर। इस वाटर को इसमें मिक्स करते हैं तो कूल हो जाएगा, कुछ टेम्परेचर कम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अपने पास एक और बीकर था जिसमें आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पर, या तो इसको मिक्स कर दें तो उससे भी कूल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये मिक्स करने से ज़्यादा कूल होगा या फिर वाटर मिक्स करने से ज़्यादा कूल होगा। मीन्स आइस ज़्यादा कूलिंग करेगी या फिर वाटर ज़्यादा कूलिंग करेगी, जबकि दोनों का टेम्परेचर क्या है सेम। आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक, तो ये समझने के लिए हमें जरा एक फिनोमेना समझना होगा कि कूलिंग होता कैसे है। छोटे क्लासेस हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो हीट है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर कूलिंग कैसे होगी, सपोज करो जैसे ये वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस पर और ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर है। इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे तो इसका टेम्परेचर कम है तो इसके पास हीट कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसके पास हीट ज़्यादा होगा। तो ये वाटर कुछ हीट इस वाटर को ट्रांसफर करेगा।
जब इस वाटर को हीट ट्रांसफर करेगा तो इसका हीट कम हो जाएगा, जब इसका हीट कम हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। सेम आइस के साथ होगा, आइस को इसमें मिक्स करें, आइस का टेम्परेचर कम है तो आइस के पास हीट कम है, तो आइस क्या करेगा, इस वाटर से कुछ हीट ले लेगा, तो ये वाटर कुछ हीट आइस को ट्रांसफर करेगा, तो इसका हीट कम हो जाएगा और इसका हीट कम हो जाएगा, तो इसका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कौन से वाले केस में इसको मिक्स करने से या फिर इसको मिक्स करने से टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा, इसकी हीट ज़्यादा कम हो जाएगी या फिर ये ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा। अब देखते जरा, जो आइस है, जब आइस को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो आइस क्या होगा, सबसे पहले कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, और इस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, लेटेंट हीट चाहिए होगा। वो लेटेंट हीट कहाँ से मिलेगा, इस वाटर से ले लेगा। जब इस वाटर से ये आइस हीट लेगा तो इस वाटर का हीट कम हो जाएगा, जब इस वाटर का हीट कम हो जाएगा तो इस वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो जब आइस लेटेंट हीट ले लेगा तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। अभी भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस वाटर से कम होगा तो और हीट लेगा तो इसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा। तो क्या होगा, आइस क्या करेगा, इस वाटर को ज्यादा कूल कर देगा, बिकॉज आइस दो तरीके से एनर्जी निकालेगा। पहला कैसे, पहले एक लेटेंट हीट के फॉर्म में, दूसरा जब लेटेंट हीट के फॉर्म में एनर्जी निकाल लेगा तो उसके बाद क्या होगा, ये आइस कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, और ये क्या 40 डिग्री सेल्सियस वाटर है, तो फिर से हीट ट्रांसफर करेगा। तो आइस वाले केस में 2 बार हीट ट्रांसफर होगी तो इस वाटर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। इधर देखें तो इधर तो ऑलरेडी से वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको लेटेंट हीट नहीं चाहिए होगा, तो ये सिंपल क्या होगा, जब इसको मिक्स करेंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, 40 डिग्री सेल्सियस वाटर है, ये हीट इसको ट्रांसफर करेगा, लेकिन जितना इस वाले केस में होगा उतना ट्रांसफर नहीं करेगा, बिकॉज इस वाले केस में पहले ट्रांसफर होगा इसको लेटेंट हीट, जब लेटेंट हीट मिल जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, और उसके बाद फिर से हीट ट्रांसफर होगा तो इसमें 2 बार हीट ट्रांसफर होगा, इसमें केवल 1 बार हीट ट्रांसफर होगा। तो जब इसमें हम आइस डालेंगे तो आइस ज़्यादा कूलिंग और आइस वाटर को ज़्यादा कूल कर देगा। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। It is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of liquid at its boiling point to vapor without any change in temperature. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, 1 किलोग्राम लिक्विड है और अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है और उसको हमें कन्वर्ट करना 1 किलोग्राम वेपर में, तो जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा उसे बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना हमें, इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो वाटर वाले केस से इसको समझ लेते हैं। सपोज करो अपने पास 1 kg वाटर है जिसका टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है, और हमें इसको कन्वर्ट करना 1 kg स्टीम जिसका भी टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 1 kg वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंट है, जो उसको 1 kg स्टीम और उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, कन्वर्ट करने में जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा उसे बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो प्रैक्टिकली वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो होता है 22.5 × 10⁵ जूल्स पर केजी। इसका मतलब क्या है, 1 kg वाटर को 1 kg स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 22.5 × 10⁵ जूल एनर्जी में सप्लाई करनी पड़ेगी। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि अपने पास यदि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर हो और 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम हो और दोनों गलती से हमारे हैंड पे गिर जाए तो कौन ज़्यादा हमारे हैंड को बर्न करेगा। ठीक, तो कोई भी सब्सटेंस बर्न क्यों करता है, बिकॉज उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो इन दोनों में जिसके पास ज़्यादा हीट होगी उससे ज़्यादा बर्न होगा हमारा हैंड। अब इनमें से किसके पास ज़्यादा हीट होती है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम है। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कैसे कन्वर्ट होता है, जब हम वाटर को उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सप्लाई करते हैं, मतलब इस वाटर को हम और हीट करें तो किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम के पास ज़्यादा हीट होता है, तो जब इसके पास ज़्यादा हीट है तो
स्टीम क्या करेगा, हमारे हैंड को ज़्यादा बर्न करेगा। तो ये प्रॉब्लम बार बार पूछा जाता है, यदि हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम है और वो दोनों हमारे हैंड में आके गिर जाते हैं, तो कौन ज़्यादा हमारे हैंड को बर्न करेगा, तो उसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। रीजन ये है बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम के पास 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से ज़्यादा एनर्जी होती है। क्यों? अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कैसे कन्वर्ट होता है। जब हम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सप्लाई करते हैं तब वो कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी है या ज़्यादा हीट है, ज़्यादा हीट है तो ज़्यादा बर्न करेगा। ठीक, तो आई होप आपको लेटेंट हीट अच्छे समझ में आओ और अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन के बारे में।